नमस्कार दोस्तों, न्यू सेक्शन क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल NUS एकेडमी में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला की चर्चा की थी। किसके ऊपर चर्चा की थी? हिंदी वर्णमाला के ऊपर। इसी क्रम में आज हम चर्चा करते हैं स्वरों के ऊपर। किसके ऊपर करते हैं? स्वरों के ऊपर, क्योंकि वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण थे, स्वर थे और व्यंजन थे। अब इस वीडियो में हम स्वरों का विभाजन देखेंगे। क्या देखेंगे? स्वरों का विभाजन। विभिन्न आधारों पर या मुख्यतः 5 आधारों पर स्वरों का विभाजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं 5 आधार कौन कौन से हैं। पहला जो आधार अपने पास आता है वो आता है उच्चारण। कौन सा है? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उच्चारण के आधार पर किस तरह से स्वरों का बंटवारा किया गया है या किस तरह से स्वरों को बांटा गया है 2 भागों में, या उच्चारण क्या है। देखो, उच्चारण के समय 2 बातें होती हैं। किसके साथ? श्वास वायु के साथ। जो श्वास वायु फेफड़ों से बाहर आती है वो कभी कभी पूरी की पूरी जो है मुख से बाहर निकलती है, और कभी कभी क्या होता है कि मुख के साथ साथ कुछ अंश जो वायु का है वो नासिका से भी बाहर आता है। तो जब श्वास वायु पूर्णतः मुख से बाहर आए, और दूसरी कंडीशन कि मुख के साथ साथ कुछ मात्रा में कहां से बाहर निकले? नासिका से। कहां से बाहर निकले? नासिका से। तो जब ये कंडीशन होती है कि मुख के साथ साथ श्वास वायु कुछ मात्रा में नासिका से भी बाहर निकले, तो उन स्वरों को या उन ध्वनियों को अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। कौन से बोला जाता है? अनुनासिक वर्ण या अनुनासिक ध्वनियां। और जिन स्वरों या जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु नासिका से बाहर निकलने के बजाय पूरी की पूरी जो मात्रा है वो मुख से ही बाहर निकले, उनको बोला जाता है निरनुनासिक। तो इस प्रकार से हमारे सामने 2 स्थितियां बनती हैं। कौन सी? एक निरनुनासिक और एक अनुनासिक। तो यदि मूल रूप से यदि देखा जाए तो सभी जो स्वर हैं वो क्या हैं? सभी स्वर निरनुनासिक हैं। सभी स्वर क्या हैं? निरनुनासिक। देखो, इसका कारण क्या है कि हमारी वर्णमाला में या हमारी भाषा में जो 11 स्वर दिए गए हैं उनमें से एक भी स्वर ऐसा नहीं है कि जिसका उच्चारण करते समय हमें श्वास वायु को नासिका से बाहर निकालने की आवश्यकता पड़ती हो। तो इस प्रकार से सभी जो 11 के 11 जो स्वर हैं, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, सभी के सभी क्या हैं? निरनुनासिक। मूल रूप से सभी क्या हैं? निरनुनासिक। लेकिन यदि इन्हीं मूल स्वरों में से यदि अपन किसी स्वर का उच्चारण इस प्रकार से करें या इस तरह से करना चाहें कि श्वास वायु जो है कुछ मात्रा में नासिका से बाहर निकले, तो किस तरह से करेंगे? जैसे अपने पास ए है, आ है, ई है, ए है, ऐ है। तो इनका यदि अपन उच्चारण करना चाहें, अनुनासिक रूप में यदि इनका उच्चारण करना चाहें तो कैसे करेंगे? भाई, कुछ मात्रा में जो श्वास है उसको नासिका से निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका उच्चारण करेंगे अंग। इसका कैसे करेंगे? आ, ई, ए, ऐ। इस प्रकार से क्या करेंगे? इनका उच्चारण करेंगे। ये तो बात हुई उच्चारण की। अब इनको लिखना कैसे? यदि किसी भी स्वर को अपन अनुनासिक वर्ण के रूप में यदि लिखना चाहेंगे तो उसके लिए हमें उस स्वर विशेष के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, जिसको अनुनासिक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनासिक चिन्ह जिसको कहा जाता है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या अनुनासिक चिन्ह या चंद्र बिंदु का प्रयोग करके हम किसी भी मूल स्वर को अनुनासिक रूप में लिख सकते हैं। अब ये जो चंद्र बिंदु है इसका भी प्रयोग कैसे करना है, कैसे लगाना है, इसके भी 2 तरीके हमारे सामने निकल कर आते हैं। वो कैसे? देखो कि कुछ स्वर तो ऐसे हैं जिनके ये जो शिरोरेखा है, हमारी देखो हिंदी जो वर्णमाला है या जो हमारी जो देवनागरी लिपि है, इसमें इसकी खास बात यह है कि किसी भी वर्ण के ऊपर शिरोरेखा लगाई जाती है। किसी भी वर्ण के ऊपर क्या लगाई जाती है? शिरोरेखा लगाई जाती है। तो जिन स्वरों की मात्रा इस शिरोरेखा के ऊपर नहीं है
उनके ऊपर तो ऐसी के ऐसी अपन जो चंद्र बिंदु जो अनुनासिक चिन्ह है वो ऐसा का ऐसा लगा देंगे। जैसे आ के ऊपर कोई शिरोरेखा नहीं है, शिरोरेखा से ऊपर सूर्य कोई मात्रा नहीं है, यहाँ आ के ऊपर भी नहीं है, यहाँ ई के ऊपर भी नहीं है, यहाँ ए के ऊपर भी नहीं है, तो कैसे लगाएंगे? ऐसे पूरी की पूरी चंद्र बिंदु इनके साथ लगा देंगे। लेकिन यदि किसी स्वर के साथ जैसे आई है, ओ है, आउ है, तो इनके साथ क्या है? शिरोरेखा के ऊपर क्या है? मात्रा है। तो ऐसी स्थिति में इस शिरोरेखा से ऊपर जो मात्रा है इसके दाहिनी ओर एक क्या लगा देंगे? नुक्ता लगा देंगे, और ये इन स्वरों का क्या हो जाएगा? अनुनासिक रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूल रूप से जो सभी स्वर हैं वो निरनुनासिक ही होते हैं, उनको अनुनासिक बनाया जाता है हमारी आवश्यकता के अनुसार। एक खास बात और है कि जो इन सभी जो मूल स्वर जो 11 हैं, इनमें से जो री है, इनमें से जो री है, री का अनुनासिक रूप नहीं मिलेगा आपको। री का जो अनुनासिक रूप है वो नहीं मिलेगा। इसका कारण है, इसका कारण है, और कारण ये है कि जो री है, आपको पता है री संस्कृत भाषा का स्वर है। हिंदी के विद्वान तो इसको स्वर ही नहीं मानना चाहते, लेकिन जो तत्सम जो शब्दावली है उसके अकॉर्डिंग हमें इसको क्या मानना पड़ता है? स्वर मानना पड़ता है। और उस तत्सम शब्दावली के कारण ही इसको हमने कहाँ रखा है? स्वरों के साथ इसको रखा है। बल्कि इसका जो उच्चारण है वो तो किसकी तरह होता है? व्यंजनों की तरह होता है। अब आपको पता है कि जो चंद्र बिंदु या जो अनुनासिक जो रूप होता है, किसी भी स्वर का अनुनासिक रूप जो है वो आपको तद्भव शब्दों में ही देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तद्भव शब्दावली में आपको देखने को मिलेगा। तब तद्भव या जो देश शब्दावली है उसमें आपको किसी स्वर का अनुनासिक रूप देखने को मिलता है। ये भी अच्छी बात है, ध्यान में रखने वाली बात है। तो इसलिए अब आपको पता है कि तद्भव शब्दावली या जो देश शब्दावली है उसमें री का प्रयोग नहीं होता है। अब यदि री का प्रयोग नहीं होता है तो इसका अनुनासिक रूप भी हमें कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो अनुनासिक जो चिन्ह है या जो अनुनासिक जो स्वरों की जो कल्पना जो या जो इनका प्रयोग है वो हो सकता है कि संस्कृत के बाद वाली भाषाओं में इसका हुआ है, संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं होता होगा। देखो, इस प्रकार से यह है हमारा उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का विभाजन। अगला जो अपना आधार आता है, अगला जो अपना आधार है वो है मात्रा काल के आधार। किसके आधार पर है? मात्रा काल के आधार पर। देखो, सभी जो स्वर हैं, दूसरा जो आधार है वो है मात्रा काल। सबसे पहले ये देखना है कि मात्रा क्या है। मात्रा क्या है? किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, उच्चारण में जो समय लगता है, उच्चारण में लगने वाला जो समय है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि जो सभी स्वर हैं, सभी स्वरों में एक तरह से या एक ही समय नहीं लगता है, सभी में अलग अलग समय लगता है। किसी स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, किसी के उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है। तो इस आधार पे स्वरों को दो भागों में रखा गया है। कितने भागों में रखा गया है? दो भागों में रखा गया। एक ऐसे स्वर जिनमें जो समय है, समय क्या लगता हो? अन्य स्वरों की तुलना में कम लगता हो। अन्य स्वरों की तुलना में कितना समय लगता हो? कम समय लगता हो। और एक वे स्वर जिनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है वो इन स्वरों की तुलना में क्या लगे? 2 गुना लगे। कितना लगे? 2 गुना लगे या अधिक लगे। अब यदि मात्रा के साथ यदि तुलना करें या मात्रा के रूप में यदि इसको देखें, लगने वाले समय को यदि मात्रा के रूप में देखें, तो ये वे स्वर हैं जिनमें एक ही मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? एक ही मात्रा का समय लगता है। और इनकी तुलना में यदि 2 गुना लगता है तो इनमें कितना लगेगा? 2 मात्रा का समय। कितना समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। इस प्रकार इसमें यदि हम देखें तो कौन से स्वर आते हैं? जैसे अपने पास ए है, ई है, ऊ है और री है। ए, ई, ऊ, री। इस प्रकार से ये जो ए, ई, ऊ, री हैं, इनमें जो समय है, इनके उच्चारण में लगने वाला जो समय है वो अन्य स्वरों की अपेक्षा क्या है? कम है या आधा है। इनकी अपेक्षा जो 2 गुना समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में, वो कौन से हैं? 2 मात्रा वाले। और वो कौन कौन से हैं? जैसे आ, देखो ए के उच्चारण में जो समय लगेगा उसका 2 गुना समय किस में लगेगा? आ में लगेगा। इसी प्रकार ई, ऊ, ए,
आई, ओ और औ। इस प्रकार से ये कौन से स्वर हैं जिनमें दो मात्रा का समय लगता है। अब इसी लगने वाले समय या मात्रा के आधार पर जो है इनको एक मात्रिक और द्विमात्रिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक मात्रिक या द्विमात्रिक। और मुख्यतः इनको किस नाम से जाना जाता है? जो एक मात्रिक स्वर हैं उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और जो द्विमात्रिक है या दो मात्रा का जो समय लगता है उनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। उनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर। इस प्रकार मात्रा काल के आधार पर हमारे सामने स्वरों के दो भेद निकल कर आते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। तो ह्रस्व अपने पास हैं ए, ई, उ, री, और दीर्घ जो स्वर हैं वो हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब यदि आगे हम चर्चा करें, इनमें यदि आगे हम चर्चा करें तो जो हमारे पास जो दीर्घ स्वर हैं, हमारे पास जो दीर्घ स्वर हैं उनको भी दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। अपने पास जो दीर्घ स्वर जो निकल करके आए हैं, दीर्घ स्वर, इनको भी हम दो वर्गों में या दो श्रेणियों में इनको रख सकते हैं। देखो, एक तो कुछ विद्वानों का मानना है, देखो वैसे यदि देखा जाए तो प्रत्येक स्वर जो है एक दूसरे स्वर से अपने आप में क्या है? भिन्न है, मौलिक है, अपने आप में भिन्न है और मौलिक है। लेकिन फिर भी कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो दीर्घ स्वर हैं, दीर्घ स्वरों का जो निर्माण है, दीर्घ स्वरों का जो निर्माण है वो अन्य स्वरों से होता है, अन्य स्वरों को मिलाने से होता है, अन्य स्वरों के मिलाने से होता है। अब इस आधार पर यदि इस बात को अपन यदि माने तो इस आधार पर जो दीर्घ स्वर हैं वो दो प्रकार के आते हैं। कौन कौन से? एक तो है समानाक्षर, एक तो क्या है? समानाक्षर संयुक्त स्वर, समानाक्षर संयुक्त स्वर। और दूसरा है अपने पास संध्याक्षर। दूसरा क्या है? संध्याक्षर संयुक्त स्वर, संध्याक्षर संयुक्त स्वर। तो समानाक्षर, समानाक्षर का मतलब समान, समानाक्षर का मतलब समान। तो ऐसा संयुक्त स्वर या ऐसा दीर्घ स्वर जिसका निर्माण एक ही स्वर के या एक ही स्वर के दो बार मिलने से हुआ है, अर्थात समान समान स्वर के योग से किसका निर्माण हुआ है? संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे ए प्लस ए बराबर क्या हो गया? आ हो गया। इसी प्रकार ई प्लस ई, देखो एक मात्रिक है, क्या है? एक मात्रिक है, ए यहाँ है और यहाँ भी क्या है? ए है, तो समान है, ए क्या है? समान है। और इससे किसका निर्माण हुआ है? दीर्घ स्वर या संयुक्त स्वर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार ई प्लस ई बराबर क्या हुआ है? ई हुआ है, जो क्या है? दीर्घ है। और इसी प्रकार उ प्लस उ बराबर क्या हुआ है? उ हुआ है। उ प्लस उ बराबर क्या हो गया? उ हो गया। इस प्रकार आ ई उ, आ ई उ, ये तीनों स्वर कैसे हैं? तीनों क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ में कौन से हैं? दीर्घ में संयुक्त समानाक्षर स्वर या समानाक्षर संयुक्त स्वर। अब संध्याक्षर की यदि बात करें, संध्याक्षर संयुक्त स्वर की यदि बात करें तो यहाँ से थोड़ी स्थिति अलग है। यहाँ पर समान समान अक्षर मिला है, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से या दो भिन्न भिन्न स्वरों के मध्य संधि प्रक्रिया के दौरान एक दूसरे स्वर के या एक अलग ही स्वर का क्या होता है? निर्माण होता है, जो क्या है? संयुक्त स्वर है। देखो जैसे अपने पास हैं ए प्लस ई, ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस ई बराबर ए, ए प्लस ई बराबर ए। और इसी प्रकार ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इस प्रकार अब देखो ए प्लस ई, ए क्या है? भिन्न है, ए और ई आपस में क्या है? भिन्न भिन्न स्वर हैं। और इनके मध्य जो संधि हुई है, इनके मध्य जो इनका जो योग हुआ है उससे कौन से स्वर का निर्माण हुआ है? ए का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार ए प्लस उ से किसका निर्माण हुआ है? ओ का हुआ है। तो इसी प्रकार ए ऐ ओ औ कैसे स्वर हैं? संध्याक्षर संयुक्त स्वर। कैसे स्वर हैं? संध्याक्षर संयुक्त स्वर। इस प्रकार अब आगे अपना जो स्वरों के जो विभाजन का जो आधार है, स्वरों के जो वर्गीकरण है, उसमें अपना जो तीसरा आधार है वो है जीवा की क्रियाशीलता। क्या है? जीवा की क्रियाशीलता। जीवा की क्रियाशीलता। देखो किसी भी स्वर के उच्चारण में, किसी भी स्वर के
उच्चारण में। देखो स्वरों के उच्चारण में हमारे मुख विवर में कोई अवरोध, टकराव या कहीं पर स्पर्श वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो हमारी जो जीवा है, हमारी जो जीवा है उसका कोई ना कोई एक भाग क्या होता है, क्रियाशील होने की कोशिश करता है या क्रियाशील होता है। तो देखो जीवा के 3 भाग हैं। जीवा के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक आगे वाला भाग, एक आगे वाला भाग जिसको क्या बोला जाता है, अग्र या आगे वाला भाग। दूसरा जो भाग है वो है मध्य भाग। दूसरा कौन सा भाग है? मध्य भाग। कहने का मतलब जीवा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अग्र भाग है, मध्य भाग है और तीसरा क्या है, पीछे वाला या पश्चे भाग, पीछे वाला या पश्चे भाग। तो भिन्न भिन्न स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा के इन तीनों भागों में से जो अलग अलग जो भाग हैं वो क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय जीवा आगे से क्रियाशील होगी या जीवा का जो अग्र भाग जो है वो क्रियाशील होगा। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मध्य भाग क्रियाशील होगा। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय पश्चे भाग क्या होगा, क्रियाशील होगा। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का अगला भाग या अग्र भाग क्रियाशील होता है उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अग्र स्वर कहा जाता है। जिनमें जैसे अपन उदाहरण में देख सकते हैं अग्र स्वरों में, जैसे ई है, ए है, आई है। देखो हम खुद भी महसूस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इस बात को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ई, ए, आई या ई, देखो आगे वाला भाग क्रियाशील होता है तो इनको क्या कहेंगे, अग्र स्वर। मध्य भाग से क्रियाशील, जिस स्वर के उच्चारण में या जिन स्वरों के या जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय जीवा का यदि मध्य भाग क्रियाशील होता है तो उसे कौन सा स्वर कहेंगे, मध्य स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मध्य स्वर। और इसमें हमारे पास उदाहरण के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही स्वर है, वो है ए। वो क्या है, ए। ए ऐसा स्वर है जिसका उच्चारण करते समय जीवा का मध्य जो भाग है वो क्रियाशील होता है। अब पश्चे स्वर, पश्चे स्वर किसे कहेंगे, अरे वही बात कि भाई जीवा का आगे वाला भाग क्रियाशील है तो अग्र स्वर, मध्य वाला भाग है तो मध्य स्वर, और यदि पीछे वाला भाग क्रियाशील है तो पश्चे स्वर। पश्चे स्वर में हमारे पास आते हैं जैसे आ है, ओ है, आऊ है, ऊ है, ऊ है। इस प्रकार से ये जो आ, ओ, आऊ, ऊ जो स्वर हैं ये क्या हैं, पश्चे स्वर हैं। अब देखो दोस्तों इसी क्रम में हमारे पास जो आधार है वो निकल कर आता है 4 नंबर का, या चौथा जो आधार है स्वरों के विभाजन का वो है हमारी मुखाकृति। वो क्या है, मुखाकृति। मुखाकृति, देखो मुखाकृति का जो आधार है वो क्यों लिया गया है, किस लिए लिया गया है, या इस आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो कैसे किया गया है। देखो इसमें देखने वाली बात यह है कि सभी जो स्वर हैं, देखो किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय जो हमारा जो मुख गुहा है, जो हमारा मुख है वो खुलता है, मुख खुलता है, लेकिन सभी स्वरों में समान रूप से नहीं खुलता है। सभी स्वरों में समान रूप से नहीं खुलता है। किसी स्वर के उच्चारण में क्या खुलता है, कम खुलता है। किसी स्वर का यदि उच्चारण करेंगे तो मुख क्या खुलेगा, कम खुलेगा। मुख का कम खुलना, मुख का कम खुलना। किसी स्वर के उच्चारण में मुख क्या करता है, ज्यादा खुलता है। किसी स्वर के उच्चारण में क्या होता है, मुख ज्यादा खुलता है। तो देखो यहां देखने वाली बात यह है कि मुख किस तरह से खुलता है, मुख किस तरह से खुलता है। अब आप ये देखेंगे कि बाहर से जो होठों से जो मुख खुलता है वो मुख खुलना नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये नहीं लिया गया कि बाहर से मुख कितना खुल रहा है। यहाँ पर मुख खुलने का मतलब है कि जो मुख गुहा किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय ये जैसे हमारा वाग यंत्र है, अर्थात हमारा मुख विवर है, हमारा क्या है, मुख विवर। ये तालु भाग है, ये क्या है, तालु भाग है। अब यहाँ क्या है, जीवा है हमारी, यहाँ क्या है, जीवा है। तो जैसे हम ई का उच्चारण करेंगे या ई का उच्चारण करेंगे, जैसे हम ई का या री का या ए का उच्चारण यदि हम करेंगे तो जो जीवा है वो थोड़ी ऊपर उठेगी। जीवा क्या करेगी, थोड़ी ऊपर उठेगी। या फिर ये जो भाग है, ये भाग क्या रहेगा, खुला हुआ रहता है। ये भाग क्या करता है, खुला हुआ रहता है। लेकिन जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, जब किसी स्वर का उच्चारण हम करते हैं उस समय ये जीवा कभी कभी ऊपर उठ जाती है तो भाग जो होता है क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। कभी कभी जीवा क्या करती है, नीचे की तरफ मुड़ जाती है, कभी कभी नीचे की तरफ मुड़ जाती है। जैसे हम आ का उच्चारण करेंगे तो जीवा कहाँ मुड़ जाएगी, नीचे की तरफ मुड़ जाएगी।
तो जो खुला हुआ जो भाग है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो इसी आधार पे इन स्वरों को बांटा गया है। तो देखना है कौन कौन से स्वर किस प्रकार से मुख गुहा का खोलने में मदद करते हैं। देखो, मुख का सबसे कम खुलना या मुख, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख जो सबसे कम खुलता है उनको कहा जाता है संवृत स्वर। उनको क्या कहा जाता है, संवृत स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे ज्यादा खुलता है, अर्थात जो जीवा और जो तालु के मध्य का जो अंतर है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, वो स्वर कहलाते हैं विवर्त स्वर। वो कौन से स्वर कहलाते हैं, विवर्त स्वर। अब देखो, ये सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि अन्य स्वरों की तुलना में सबसे ज्यादा, और सबसे कम का मतलब क्या है कि अन्य स्वरों की तुलना में जो अन्य जो 11 टोटल जो स्वर हैं उनमें से अन्य स्वरों की तुलना में सबसे कम खुलना। तो सबसे जो कम मुख खुलता है वो स्वर कौन कौन से हैं, जैसे अपने पास ई है, ऊ है और ऊ है। ये जो 4 स्वर हैं हमारे पास वो ऐसे हैं कि इनका उच्चारण करते समय जो जीवा है वो थोड़ी ऊपर उठ जाती है और तालु से टच होने की कोशिश करती है। अब आपको पता है कि तालु और जीवा के मध्य जो स्पेस है वो कम होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, जब जीवा तालु से टकराने की कोशिश करेगी तो कम होगा। जैसे आप कोशिश कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं, जैसे ई ऊ। देखो, जीवा क्या करती है, ऊपर तालु के ऊपर टकराने की कोशिश करती है। अब जैसे ही जीवा ऊपर तालु की तरफ टकराने की कोशिश करेगी तो जो भाग जो है या जो खुला हुआ जो भाग है वो क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। अब आते हैं विवर्त के ऊपर। विवर्त में क्या होता है कि सबसे ज्यादा खुलता है, अन्य स्वरों की तुलना में सबसे ज्यादा। तो हमारे पास एक स्वर है आ। स्वर कौन सा है, आ। अब आ का यदि हम उच्चारण करते हैं, आ का यदि हम उच्चारण करते हैं तो यहां तो क्या हुआ था कि जीवा ऊपर तालु के टकराने की कोशिश की थी, जिससे मार्ग क्या हो गया था, संकरा हो गया था। लेकिन यहां क्या होगा कि आ का उच्चारण करते समय जो जीवा है वो ऊपर तालु से टकराने की कोशिश के बजाय नीचे की तरफ मुड़ेगी। कहां मुड़ेगी, नीचे की तरफ मुड़ेगी। जैसे आ मतलब ऐसे सिकुड़ती हुई नीचे की तरफ दबने की कोशिश करती है, जिससे जो मार्ग है वो काफी चौड़ा हो जाता है, या कहने का मतलब सबसे ज्यादा खुल जाता है। तो हमारे पास जो आ स्वर है वो कौन सा है, विवर्त स्वर, अर्थात सबसे ज्यादा मुख खुलता है आ स्वर के उच्चारण में, इसलिए इसको कौन सा स्वर कहा जाता है, विवर्त स्वर कहा जाता है। देखो, जैसे कोई छोटा बच्चा है, जैसे मिट्टी वगैरह खाता है, उसको हम बोलते हैं कि भाई दिखा मुंह में क्या है, कुछ खा रहा है, तो उसको देखने के लिए हम क्या बोलते हैं कि बोलो बेटे आ। आई क्यों बुलवाते हैं, अरे ई ऊ कुछ भी बुलवा सकते हैं, लेकिन आ इसलिए बुलवाते हैं ताकि उसका मुख आसानी से, जीवा जो है नीचे दब जाए और हमें आसानी से अंदर उसके अंदर दिख जाए कि भाई वो क्या खा रहा है। इसीलिए हम आ उससे बुलवाते हैं ताकि मुख ज्यादा से ज्यादा खुल सके। अब इनके अलावा 2 स्थितियां और बनती हैं जो इन दोनों के मध्य की हैं। इनके मध्य की जो 2 स्थितियां हैं वो और बनती हैं। देखो, 2 स्थितियां कैसे बनेंगी, यहां क्या है, सबसे कम मतलब मार्ग खुल रहा है सबसे कम। अब सबसे कम से यदि थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, सबसे कम से यदि थोड़ा सा ज्यादा खुलता है तो उसको बोला जाता है अर्ध संवर्त। उसको क्या बोला जाता है, अर्ध संवर्त। और यदि विवर्त का मतलब सबसे ज्यादा जो मुख खुल रहा है, कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय जो विवर्त स्वर आ है इसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है, इसकी तुलना में थोड़ा सा कम खुलता है, मतलब विवर्त से थोड़ा कम, तो उसको क्या बोला जाएगा, अर्ध विवर्त। तो हमारे पास ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ई ऊ की तुलना में मुख थोड़ा सा क्या खुलता है, थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, तो वे स्वर हमारे पास हैं। जैसे ए है और ओ है, ए ओ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय संवर्त स्वरों की तुलना में जो मुख है वो थोड़ा सा अधिक खुलता है। अब यहाँ विवर्त स्वर हमारे पास ए है, तो इसके अलावा कुछ स्वर ऐसे हैं जैसे ए, आउ और आई, ए आउ और आई, या ए आई आउ, ये 3 स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय जो मुख है वो विवर्त की अपेक्षा या आ की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है, आ की अपेक्षा थोड़ा सा कम खुलता है, इसलिए इनको अर्ध विवर्त बोला जाता है। अब अपना अंतिम जो आधार है स्वरों के विभाजन का वो है ओष्ठों की गोलाई। वो क्या है, ओष्ठों की गोलाई। तो देखो दोस्तों, यहां भी 2 कंडीशन होगी, यहां भी 2 ही बातें होंगी, 2 ही स्थितियां होंगी। कौन सा है अपना आधार, ओष्ठों की गोलाई।
ओष्ठों की गोलाई के आधार। देखो यहाँ पर दो ही बातें होंगी, यहाँ पर मुख्य बात तो एक ही है कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय जो हमारे जो होठ हैं वो थोड़े गोल से हो जाएंगे। गोल से कैसे हो जाएंगे? जैसे हमने उच्चारण किया ऊ का, ऊ का जब हम उच्चारण करने के तो होठ ऐसे हो जाते हैं, तो देखो गोल गोल हो गए ना। होठ कैसे हो जाते हैं? गोल गोल हो जाते हैं। गोल गोल का मतलब गोल क्या होता है? वृत्त होता है। अरे गोल क्या होता है? वृत्त होता है। तो एक तो ये कंडीशन होगी कि भाई होठ क्या हो जाएंगे? गोल हो जाएंगे। और एक इसके विपरीत कि गोल ना होकर इधर उधर फैल जाएंगे। तो देखो जैसे हमने ई का उच्चारण किया तो क्या ई के उच्चारण में भी ऐसी स्थिति बनती है क्या? नहीं बनती है साहब। यदि हम ई ए आ ए और आई, यदि इनका हम उच्चारण करेंगे और एक है हमारे पास री, यदि इन स्वरों का हम उच्चारण करना चाहें या इनका यदि हम उच्चारण करेंगे तो वहां पर क्या होठ हमारे गोल होंगे? नहीं होंगे। अब यदि नहीं होंगे तो यहाँ क्या नहीं होगा? वृत्त नहीं बनेगा, यहाँ पर वृत्त नहीं बनेगा। और ओ और आउ, ये चार स्वर हमारे पास ऐसे हैं कि जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। कैसी? ऐसी मतलब बिल्कुल थोड़ी वर्ताकार से हो जाएगी। बिल्कुल वर्त ऐसे नहीं कि आप जैसे कि प्रकार रख के प्रकार से बिल्कुल जैसे वर्त बनता हो वैसे होठ हो जाएंगे, वैसा नहीं होता है, लेकिन थोड़े गोल से हो जाते हैं। थोड़े क्या हो जाते हैं? गोल से हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ स्थिति ये निकल करके आती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जैसे ऊ ओ औ, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ जो हैं, हमारे जो होठ हैं वो थोड़े गोल से हो जाएं या होठों की आकृति जो है वो थोड़ी गोल गोल हो जाए, उनको कौन से स्वर बोला जाएगा? वृत्ताकार स्वर उनको कहा जाता है। कौन से स्वर कहा जाता है? वृत्ताकार उनको कहा जाता है। और इनके अलावा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ जो हैं वो गोल गोल ना होकर या गोलाई में ना खुलकर इधर उधर फैल जाते हैं, अर्थात कोई वृत्त जैसी आकृति नहीं बनती है, उनको हम क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर। तो इस प्रकार से ये था हमारा स्वरों का विभाजन। विभिन्न आधार इसमें हमने देखे हैं। जैसे पहला जो आधार है वो उच्चारण के आधार पर देखा है, दूसरा जो आधार है हमने जो जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर देखा है, एक हमने मात्रा काल के आधार पर देखा है, एक हमने ओष्ठों की गोलाई जो अभी पांचवा जो आधार है वो देखा है, और इससे जस्ट पहले जो हमने देखा वो मुखाकृति का आधार देखा था जिसमें संवर्त और विवर्त, अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त हमने देखा था। तो ये जो आधार हमने देखा है इसमें एक तो जो आपने जो मात्रा काल के आधार पर देखा था, कौन सा देखा था दोस्तों? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल, जो मात्रा काल वाला था इसमें हमने देखा था कि दो प्रकार से जो स्वर थे वो बने थे, ह्रस्व बने थे और एक कौन से बने थे? दीर्घ स्वर बने थे। अब देखो ये जो मात्रा काल वाला है इसमें एक प्लुत और आता है कि उसमें क्या होता है कि उसमें किसी भी स्वर के जैसे वैसे मूल रूप से कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता। प्लुत का मतलब उसमें 3 मात्रा का समय ले लिया जाता है। जैसे हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, किसी को दूर से पुकारते हैं जोर से बोलकर, तो उस स्थिति में भी कोई स्वर ऐसा होता है, नाम का या संबोधन में कोई स्वर ऐसा होता है जिसके ऊपर काफ़ी समय लग जाता है हमें उच्चारण में, तो उसको हम प्लुत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और ये वैसे कोई मूल ये भेद नहीं है स्वरों का, ये सिर्फ प्लुत बना लिया जाता है। किसी भी स्वर को हम बना सकते हैं। किसी भी स्वर के यदि उच्चारण में हम 3 मात्रा का यदि समय लेते हैं या इन स्वरों की तुलना में ह्रस्व या मूल स्वरों की तुलना में हम यदि 3 गुना समय लेते हैं तो उसको प्लुत कहा जाता है। और उसके लिए हमारे पास ये चिन्ह लगा दिया जाता है 3 का। जैसे हम ओम क्या बोलते हैं? ओम का मंत्रोच्चारण करते हैं। जैसे किसी को दूर से पुकार रहे हैं, जैसे राकेश, राकेश मतलब रा और के अंदर जो एक ए जो स्वर है उसका क्या हो जाता है? प्लुत रूप हो जाता है। मतलब के ऊपर क्या होता है? एक की जो मात्रा है या ए जो स्वर है उसके उच्चारण में हमें काफ़ी समय लगता है। तो इस प्रकार से ये प्लुत स्वर है। अब यदि देखा जाए तो ये जो मात्रा काल के आधार पर जो हमने ह्रस्व और दीर्घ जो स्वर देखे हैं ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो हमें संधियों में भी काम आने वाले हैं। और इनके अलावा जो एक और हमने जो देखा है संवर्त, विवर्त और अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त, जो हमने मुखाकृति के आधार पर देखे थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी बातें जो हमने बताई हैं वो सभी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, लेकिन फिर भी ये जो 2 जो आधार बताए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
चलो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।